साथियों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदाद को अपलोड करने का काम शुरू हुआ है, तब से सवालों की बाढ़ सी आ गई है। सवालों का एक समंदर आ गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रोज ऐसे ऐसे सवाल सामने आते हैं जिनके जवाब देना किसी आम आदमी के लिए तो मुश्किल है ही है, बल्कि वकीलों के लिए भी कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए उन सवालों के जवाब जानने के लिए हम अपने शहर के वक्फ कानून के माहिरीन कुंवर ज़हीर अहमद एडवोकेट साहब के साथ हैं। साथ ही मोहम्मद जुनैद एडवोकेट साहब भी हमारे साथ हैं, जो आपके उन पेचीदा सवालों के जवाब देंगे जो अक्सर आप लोगों के जहन में आते हैं। तो आज बात करते हैं इन दोनों ही वकीलों से। आखिर तक वीडियो को देखिएगा और आपको अगर सवालों का जवाब मिले तो इसको आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी जहर भाई, जुनैद भाई, आपका स्वागत है। आपसे पहले भी हमने एक गुफ्तगू की थी जो काफ़ी लोगों को काम आई है, काफ़ी वो शेयर की जा रही है, लोगों को उससे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो कुछ सवाल और सामने आ रहे हैं जिनके हम भी जवाब दे देते हैं, लेकिन मैं खुद उन जवाब जो मैं देता हूं उनसे मुतमईन नहीं हो पा रहा हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। जुनेद साहब भी हमारे साथ हैं। एक सवाल ये पैदा हो रहा है, मान लीजिए कोई ज़मीन है, किसी प्राइवेट शख्स ने दी थी, उसके ऊपर मस्जिद तामीर हो चुकी है, मस्जिद तामीर हुए 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन वो वक्फ में दर्ज नहीं है। अब उसको प्रोटेक्शन किस तरह से दिलाया जाए? वो उसके जायदाद की जो मिल्कियत है नीचे की, क्योंकि उसने वक्फ कर दी उसी टाइम जिस टाइम मस्जिद तामीर हुई, लेकिन वो ज़बानी वक्फ है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए वो जो है अब मजीद नया वक्फनामा तहरीर करा के रजिस्टर्ड करा सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। वसीयत क्या करें? वसीयत ये करें कि भाई इस तरीके से हमने ये ज़बानी वक्फ कर दिया था और उसके बारे में कोई तहरीर नहीं लिखी जा सकी थी, इसलिए हम इसको, और आज तक मैं उसको इंतज़ाम कर रहा हूँ और आगे को मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर्टी जो मस्जिद बनी है वो वक्फ रहे और उसका इंतज़ाम किसी गलत हाथों में ना जाए। तो इस तरीके से मैं इंतज़ाम के लिए ये निज़ाम कायम कर रहा हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है, जिस दिन वो वसीयत करेंगे उस दिन वक्फ डीड भी तैयार होनी चाहिए। अब वक्फ डीड, अगर वो अलग से वक्फ नहीं डीड रजिस्टर्ड होती तो वक्फ डीड उन जो वसीयत है उसी के बेस पर उनकी डेथ के बाद में वो इंदराज हो जाएगा लेकिन वक्फ। नया कानून ये कह रहा है कि अगर कोई नया वक्फ है, हाँ। अब चाहे वो आपने वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया या नहीं कराया, मान लीजिए जैसे आपने बताया कि वक्फ कर दे वो वसीयत हम्म, के थ्रू, तो वक्फ तो क्रिएट हो गया उस हम्म, दिन। तो जिस दिन उसका क्रिएशन हुआ उसके अगले 3 महीने के अंदर वो पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए, हाँ, वक्फ बोर्ड कायदे में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। जी। रूल्स के मुताबिक यही है। जी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डिले हो गया तो ये एप्लीकेशन देने में कोर्ट कंट्रोल कर सकती है, वक्फ बोर्ड भी। अगर मान लीजिए हमने वहाँ अपलोड किया और वो टाइम बाद पे उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो हम फिर अपर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि उसको जो है हमें परमिशन दी जाए या रजिस्टर्ड किया जाए। एक तो सवाल ये आया कि उन्होंने वफ़ कर दिया, आपने हम्म, जवाब में मुझे बताया कि उन्होंने वफ़ कर दिया, चाहे वो वसीयत से करा चाहे वो ज़बानी करा। वक्त तो उसी दिन हो गया वो जिस दिन मस्जिद कायम हुई उस पर। अगर उसने वफ़ किया ही नहीं है, ना उसने ज़बानी किया ना उसने वसीयत से किया, क्या तब भी वफ़ माना जाएगा वो? नहीं, अगर उनकी इंटेंशन नहीं थी तो फिर मस्जिद क्यों तामीर हुई? जब इंटेंशन थी तभी तो मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान। हाँ, जो भी है, जी। जब उनकी इंटेंशन थी तभी तो उसके लिए इस्तेमाल होनी नहीं, शुरू हुई हमने वो। मस्जिद बनाई मान लीजिए हाँ। और वक़्फ़ नहीं कर रहे, ऐसे ही चल रहा है बस वो, तो अब नहीं चल अगर सकता क्या? अगर वो चाहते हैं कि भाई अगर उन्होंने अपनी निजी बनाई, अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए बनाई, जी, जी। कोई और दूसरा लोग उसमें नहीं आ रहे, तो फिर तो वो निजी प्रॉपर्टी हो गई नहीं, उनकी। दूसरे लोग आते हैं तो लेकिन पब्लिक जब प्लेस पर है। दूसरी आ गई तो वो तो पब्लिक वक्फ हो गई। पब्लिक वक़्फ़ है, एसेंशियली वो वक़्फ़ है। वक्फ है। अगर किसी ने, सुनो जुनैद भाई, अगर किसी ने कोई मस्जिद बना दी है तो वो एसेंशियली वक़्फ़ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो अच्छा, अच्छा। मकसद तो यही है, इनकी इंटेंशन यही मस्जिद अब बनाने की। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का मसला है उसका। जी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो पहले से डीड नहीं है हुँ। तो वो अब भी डीड क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जिस दिन आप, अब आपके मुताबिक तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी मस्जिद हैं या कब्रिस्तान है, आप कह रहे हैं वक्फ बाय यूज़र वाली बात, हाँ? हाँ। तो वो तो वक्फ हैं। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका टाइम ऑलरेडी निकल चुका इस नए कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन होने का। मान अगर लीजिए सरकार कोई उनको, रजिस्टर्ड हाँ, नहीं हुई जी, और हम चाहते हैं रजिस्टर्ड कराना, हुँ, तो इस एक्ट ने दिया उन्होंने 3 महीने का टाइम जी, कि जो पहले से क्रिएट हो गई या इस्तेमाल हो रही 3 महीने में करा ले। हुँ, वो 3 महीने का टाइम हमारी लापरवाही से या हुँ, हमारी जानकारी ना होने की वजह से निकल गया, हुँ। तो हम अब भी तो अप्लाई कर सकते हैं इस उसको। सवाल को अब मैं यूँ समझ लूँ कि जितनी सेक्शन भी, जैसे सेक्शन 5 का एप्लीकेशन होता है, क्योंकि ये सूट तो है नहीं, हुँ, रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन, वो उसको डिले कंडोन कर सकते हैं। नहीं, इस सवाल को अब मैं यूँ करके करूँ कि जितनी भी हमारी मस्जिद, कब्रिस्तान हैं, तो ये
चाहे हमने वाकिफ ने शख्स ने वक्फ करी या नहीं करी, वो वक्फ ही माने जाएंगे। वो वक्फ है क्योंकि इस्तेमाल उनका वक्फ की हैसियत से हो रहा अच्छा, वो वक्फ बाय यूजर है। है। वक्फ बाय यूजर है तो इनका 3 महीने का पीरियड कहाँ से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का? ये तो अब नया मान लिया अमेंडमेंट किसी ने एक्ट। 30 साल पहले कोई मस्जिद बना दी, हाँ 30 साल से वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है नहीं, और पहले आपके मुताबिक वो वक्फ है। पहले जो था, जी। पहले के एक्ट के तहत कोई ये लिमिटेशन नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, हम्म लेकिन इन्होंने 3 महीने की रजिस्ट्रेशन दे दी सेक्शन 36 में हम्म कि भाई जिस दिन से या तो जो पहले से क्रिएट है या वक्फ कायम है हम्म वो 3 महीने के अंदर रजिस्टर्ड करा ले, हम्म और जो बाद में जो सब्सिक्वेंटली क्रिएट होंगे जिस दिन वो दर्ज हो जाए हम्म उस दिन के 3 माह के अंदर करा ले। हम्म तो ये इनकी ड्यूटी थी, जो भी उसको इस्तेमाल कर रहे थे मुतवल्ली खादिम या जो आम पब्लिक, वो 3 महीने के अंदर करा ले। हम्म लेकिन क्योंकि वक्फ का जानकारी ना होना या किसी वजह से वो रह गए हम्म या पोर्टल नहीं चल रहा वो रह गए, तो उनके लिए अब भी कोशिश की जा सकती है। और जो जिम्मेदारान लोग हैं वो कोर्ट में इस टाइम पीरियड को बढ़वाने के लिए, जहां अभी इस एक्ट के बारे में वो चल रही है, हम्म तो वो अपनी एप्लीकेशन लगा दें, हम्म या जो लोग पोर्टल पे अपलोड करें और वहां रिजेक्ट हो जाए तो उसके लिए फिर वो हाई कोर्ट चले जाएं कि हम्म हमारा रजिस्टर्ड करा जाए। हम्म। अच्छा अच्छा, एक इसमें दफ़ा 2 में जो प्रावधान दिया गया है, प्रोविज़न है, प्रोविज़न 2 है शायद वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट से मैनेज हो रही है तो इस कानून से तो खैर बाहर निकल जाएगी, वो फैक्ट से बाहर निकल जाएगी। तो क्या जिन लोगों को डर लग रहा है कि हमारी जायदाद जो है सरकार इसको एक्वायर्ड ना कर ले या कोई दूसरे लोग इस पर क्लेम ना कर दें, तो क्या ट्रस्ट बनाकर उसका मैनेज किया जा सकता है? उसका बेनिफिट मिलेगा उनको? मस्जिद है और आप कह रहे हैं देखिए, सिर्फ कि मस्जिद वक्फ जो है। मस्जिद है वो तो वक्फ हो गई, नजरिया जो इस्लामिक कानून के मुताबिक भी, शरियन भी जी और एक्ट के मुताबिक भी। जी 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 लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अब ये चाहते हैं कि और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है जी और वो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड ना करा के हम इसको ट्रस्ट के तौर पर जी इस्तेमाल करें, जी तो इस एक्ट में ये दिया गया है कि जी अगर कोई ऐसा एक्ट जो ट्रस्ट एक्ट या किसी एक्ट के तहत हम उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, हम्म वो प्रॉपर्टी उसमें, तो उस पर जो है सेक्शन 2A वक्फ एक्ट की ये कहती है कि उस पर वक्फ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि वक्फ एक्ट के जो प्रोविजंस है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उस प्रॉपर्टी को फिर रजिस्टर्ड कराने के लिए जरूरी नहीं है, तो आप अच्छा, इस पे वक्फ एक्ट में रजिस्टर्ड कराने के तो लिए क्या जरूरत नहीं है। क्या लोगों को, हमने भी कहीं मशवरा दे दिया, हो सकता है मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस बात से, तो क्या लोगों को ऐसी प्रॉपर्टीज को ट्रस्ट एक्ट के तहत लाने में फायदा है? उनको प्रोटेक्शन मिल रही है क्या, मस्जिद या मदरसे को या कब्रिस्तान को? देखिए, प्रोटेक्शन जहां तक सवाल है, प्रोटेक्शन तो जो भी स्ट्रक्चर पे किसी का टाइटल नहीं है दूसरे आदमी का, तो उसको प्रोटेक्शन है। हम्म वो तो उसे कोई दूसरा तो क्लेम कर नहीं सकता। डिस्प्यूट तो सिर्फ वहां है जहाँ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, हम्म जहाँ गवर्नमेंट का अमल दखल तो उसी प्रॉपर्टी पे तो होगा जिसपे गवर्नमेंट का क्लेम है। हम्म जो हमारी प्रॉपर्टी अपनी है हम्म तो हम उसके ओनर है, हमें राइट है प्रॉपर्टी का वो देने के लिए, हम्म तो वहां तो कहीं गवर्नमेंट डिस्प्यूट कर ही नहीं सकती। हम्म, अच्छा। जहां गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिस हम्म प्रॉपर्टी पर, हम्म। तो उस पे वो क्लेम नहीं कर सकती। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज वक्फ में दर्ज नहीं है वक्फ बोर्ड हाँ, में, क्या उनको ट्रस्ट बनाना चाहिए या नहीं? जो प्रॉपर्टी वक्फ है, वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है। दर्ज नहीं है और वो मस्जिद प्रॉपर्टी है वक्फ है, जी, मस्जिद है, आप कह रहे हैं बाय यूजर वक्फ है। जब वो वक्फ है हम्म तो उसको दर्ज कराना चाहिए बजाय ट्रस्ट के कायम कराने के। ट्रस्ट से बेहतर यह है कि वक्फ में दर्ज वक्फ कराएं। में ही दर्ज कराने की कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, अब वक्फ के लिए आप कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड होना जरूरी है, और वहाँ अब रजिस्ट्रेशन जो में नया लिखवा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 36 में अभी यूजर के ऊपर जी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। जी अब सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह देता भाई यूजर कायम हो सकता है जी तो उसका हो सकता है, लेकिन यहाँ भी इस एक्ट में भी जो इन्होंने डेफिनेशन में बदलाव किया है। कराना चाहिए, वहां पर कोशिश करनी चाहिए। तो क्या हाँ करें? बराबर। हाँ, क्या करें बताएं, फिर उसको ब्रीफ कर दें हाँ, कि उसको ट्रस्ट में जाने ट्रस्ट से। के बजाय अगर पहले से ही वक्फ है तो उसको वक्फ बोर्ड में ही रजिस्टर्ड कराना चाहिए। आप तो ये कह रहे हैं ना कि जो मस्जिद या कब्रिस्तान है वो वो तो वक्फ है, बस वहाँ पर डीड नहीं है, डीड अब बना लें। डीड अब बना ले। क्यों डीड अब बनाई जा सकती है और क्या? मेरा भी- तो मैंने कह रहा यहाँ पर ये है जी कि अगर कोई वक्त पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो ये कोई भी एक्ट जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर। जैसे पहले चला आ रहा है वैसे ही चला आएगा। उसके लिए आज हम जो उनके वारिसान हैं या उनके कोई जो उनके
कैटेगरी में कोई आते हैं, उनसे कोई डीड रजिस्टर्ड कराया जाए कि हमारे बड़ों ने ये कर दिया था, उसको लेके वहां पर कोशिश करी जाए। अब जहां तक अभी ये सवाल आया है कि इसमें सब्सिक्वेंट डीड भी रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। सब्सिक्वेंट डीड में जैसे तितम्मा हुआ, पुरानी डीड थी, उसके अंदर कोई करेक्शन डीड हम लिख लें, या कोई हमारे पास उसको एनलार्ज, हमने पता लगा तो 100 गज की मस्जिद हमने उस वक्त बनाई थी, अब 200 गज पे सिचुएट कर रही है, ऐसे तो हम है। उस सब्सिक्वेंट डीड उसके ले सकते हैं कि साहब जब ये लिखा गया था लेकिन एक्चुअल में ये थी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो वक्फ दर्ज है, जब वक्फ दर्ज थे वो कब्रिस्तान था, अब उसमें मस्जिद भी है और मदरसा भी है, वो वक्फ में दर्ज नहीं है, तो पोर्टल पर उस बिल्डिंग को दिखाए ना दिखाए पोर्टल पर? मैन तो उसमें कब्रिस्तान ही है। अगर जी। मान लीजिए कब्रिस्तान है, इन एडिशन दुकान या वो लिस्ट हुई ऑफ है, प्रॉपर्टीज आती है। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में, अब उसका पार्ट में, क्योंकि जी मैन पार्ट तो वही खसरा नंबर है, जी। तो प्रॉपर्टी तो वही है। उसमें जो हमने एडिशन किया है, मस्जिद बना ली या दुकानें बना ली या रेजिडेंशियल पोर्शन बना बना लिया, दिया। उसको हम ऐड कर सकते हैं। जबकि वो वक्फ में तो दर्ज है नहीं, हो दफा 37 में नहीं आ रहा नहीं वो, है, वक्त दर्ज में नहीं है, मौके हाँ। की तो पोजीशन है आज की, तो वो पोर्टल पर डालना है। डालना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वक्फ डीड का जो टाइम शुरू होता है वक्फ का 3 महीने का, शुरू वहां से होता है जिस दिन वक्फ डीड रजिस्टर्ड होती है, कैसे ही है? नहीं, इसमें जो 36 कह रहा है, 36 में इन्होंने पहले कहीं ये प्रोविजन नहीं था कि कितना पीरियड था। 36 वाला जो है, 36 में इन्होंने पीरियड लग दिया। सेक्शन 36 रजिस्ट्रेशन का जो आया, इन्होंने पहले में ये कहा एवरी वक्फ वेदर क्रिएटेड और आफ्टर बिफोर क्रिएटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी रजिस्टर्ड एट द ऑफिस ऑफ द वक्फ। तो ये वक्फ चाहे रजिस्टर्ड था या यूजर था या किसी तरह था, वो रजिस्टर्ड कराना मस्ट है वक्फ बोर्ड पर। हाँ। ऑन दूसरा इन्होंने ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 नो वक्फ शैल बी क्रिएटेड विदाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। यानी कि इसकी डेडलाइन ये हो गई कि जब ये 5 जुलाई सन 2025 को जी ये बना है, अमेंडमेंट लागू हुआ है, उसके बाद जो भी वक्फ होगा वो बाई डीड से होगा। तो इसमें रजिस्टर्ड कहाँ आया कि रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए? नहीं, इसमें डीड से, और डीड को जब हम डीड की डेफिनेशन लेंगे तो रजिस्टर्ड होगी। तो सेक्शन, इसमें जो डीड की डेफिनेशन दी गई है एस में, 3S में, वक्फ डीड मीन्स एनी डीड और इंस्ट्रूमेंट बाय विच वक्फ हैज बीन क्रिएटेड एंड इंक्लूड्स एनी वैलिड सब्सिक्वेंट डीड और इंस्ट्रूमेंट बाय विच एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल डेडिकेशन हैव बीन वेरीड। तो रजिस्टर्ड तो तो नहीं आया। डीड में रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ। लेकिन क्योंकि वक्फ एक्ट में रजिस्ट्रेशन एक्ट, टीपी एक्ट लागू होगा, और टीपी एक्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वक्फ एक्ट में टीपी एक्ट लागू होगा। ट्रांसफर तो टीपी एक्ट के तहत ही होगा, क्योंकि इसमें कहीं प्रोविजन नहीं दिया। भाई अगर ये प्रोविजन देते कि हम इसको वक्फ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, अब इन्होंने कहा कि वक्फ डीड से क्रिएट होगा, तो वक्फ डीड की डेफिनेशन दे दी इन्होंने 3S में। वहां भी इन्होंने ये साइलेंट है कि ये डीड किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं होगा। तो फिर इस पे टीपी एक्ट के सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सेक्शन 54 जब एप्लीकेबल होंगे तो सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई ट्रांसफर कर रहे हैं तो डीड भी एक ट्रांसफर है, क्योंकि मुतवल्ली आप आदमी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा अल्लाह को हाँ। वक्फ के लिए, तो उस पे फिर रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन डीड में क्या यहाँ चीज हो सकती है कि एक तो ये है कि आदमी जो है रजिस्टर्ड वक्फ डीड करा दे, दूसरा ये है कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट करा दे वक्फ के नाम डायरेक्ट ही, तीसरा ये हो सकता है कि वो विल कर दे, रजिस्टर्ड विल की परमिशन है, तो यही इसमें है, गिफ्ट कर दे, गिफ्ट कर दे। हाँ। अब वहाँ पर जब स्टैम्प की बात आती है, स्टैम्प देने की जब ट्रांसफर होती है, तो आप कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो धार्मिक प्लेसेस है, इनकी सेल डीड नहीं हो सकती, तो वहाँ पर स्टैम्प जब जाएगा, रजिस्ट्रेशन को किस कैटेगरी में करेंगे? वो स्टैम्प ले लेंगे जब हम उसको रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे? रजिस्ट्रेशन तो हम मान लीजिए पहले की डीड है, पहले से ही मस्जिद कायम है, तो हम जो डीड बनाएंगे देंगे उसकी, तो सब्सिक्वेंट डीड ही तो होगी, सब्सिक्वेंट डीड होगी। तो हम तो ये मान लीजिए फोर फादर्स जो है वसीयत कर गए, वो तो उस बेस के ऊपर एक सब्सिक्वेंट सेटलमेंट डीड या वक्फ डीड वो क्रिएट कर सकते हैं उनके वारिसान, अगर पहले से उसका जिक्र नहीं है। अच्छा, एक सवाल, एक बड़ी लैकुना ये आ रहा है
कि बहुत सारे वक्फ ऐसे हैं जिनके पास मुतवल्ली का इंतकाल हुए 20 साल 25 साल हो गए, कोई मुतवल्ली नहीं है, कोई इंतज़ामिया कमेटी उसके इंतज़ाम देख रही है। अब जो अपलोड होना है उम्मीद पोर्टल पर, उसमें जो डिक्लेरेशन जा रहा है, जो लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, जो जवाबदेही आ रही है, वो मुतवल्ली की आ रही है। तो मुतवल्ली कहाँ से लाएं या कौन उसको अपलोड करे? देखिए अपलोड करने का यूज़र का अकाउंट तो बन रहा है। प्रोविजन जो है मुतवल्ली की अब नहीं है हमारे पास, definition, 20 साल से नहीं है, अब कहाँ से मुतवल्ली लाएं? मुतवल्ली की डेथ हो गई तो कौन मैनेज कर रहा है उसको? जी, वो क्या मुतवल्ली कहलाएगा? वो अगर वो कोई बोर्ड से उसके पास मैनेज कोई कर लेटर रहा नहीं है, है? बोर्ड से नहीं भी है, जी। क्योंकि मुतवल्ली की डेफिनेशन दी गई है इसमें। मुतवल्ली means any persons appointed हम्म, under any deed or instrument by which a work has been created। हम्म, मान लीजिए कोई वक्फ डीड है हम्म, और उसमें दिया हुआ इंतजाम किस तरीके से है। हम्म। उन्होंने कहा कि पहले मैं रहूंगा, मेरे बाद मेरा लड़का रहेगा, या कोई हाँ, वो मोहल्ले की हेरिडिटरी हो कमेटी गया, कोई रहेगा, वसीयत। हाँ। तो उसी के तहत वो मुतवल्ली होगा। फिर उसके बाद बाय विच हैज बीन क्रिएटेड और बाय कंपिटेंट अथॉरिटी हम्म, टू बी मुतवल्ली ऑफ ए कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन हो गई? वक्फ वक्फ हो गया। बोर्ड। टू बी मुतवल्ली ऑफ ए वक्फ एंड हम्म, includes any person who is मुतवल्ली ऑफ ए वक्फ और बाय वर्च्यू ऑफ एनी कस्टम। हम्म। तो कस्टम चला रहा है कि मेरा बाप इंतजाम कर रहा था, लेकिन बोर्ड से भी तो उसके कोई अपॉइंटमेंट होना चाहिए। चलिए नहीं ठीक है, है। नहीं है तो कोई भी नहीं। जब एक्ट अच्छा, मतलब यह है कि अगर बोर्ड से कोई अपॉइंटमेंट लेटर उसके पास नहीं नहीं है है और वो और वो कस्टम से कहता है जी चला मैं रहा, हूँ मैंने मुतवल्ली जी, कस्टम से मैंने यह आ गया ना क्लियर। इसमें दोनों उसका- चीजों को अलग अलग करा इन्होंने। फिर उसका डॉक्यूमेंट क्या और अपलोड होगा? एनी कंपिटेंट अथॉरिटी टू मुतवल्ली ऑफ ए वक्फ जी, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज ए मुतवल्ली ऑफ ए बाय वर्च्यू ऑफ एनी कस्टम जी। फिर और अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय ए मुतवल्ली टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ए मुतवल्ली। मान लीजिए कोई मेरा बाप मुतवल्ली था और वो मुझे वसीयत से कर गया कि मैं आप मुतवल्ली रहूंगा, तो वो मैं और भी अगर मुतवल्ली। वसीयत नहीं है? वसीयत नहीं है, जबानी कर गया अपॉइंट। अच्छा, जबानी कर गए, तो यानी कि जो उसका मैनेजमेंट देख रहा है उसको मुतवल्ली की हैसियत से वो अपलोड कर सकता है जानकारी। हाँ। क्यों जुनेद भाई? जी जी, देखिए इसमें एक दो चीज है। जी, अगर वक्फनामा है उसमें कोई स्कीम दी हुई है तो वो स्कीम फॉलो हो जाएगी। फॉलो होगी। अगर उसने हेरिटेंस अपने आगे वक्फनामा ही बढ़ाया नहीं है है। या हेरिटेंस खत्म हो जाता जी। है, कई बार ऐसा होता है कि अपने बेटे को नहीं, बेटा नहीं होता, बेटी होती है, तो वो दूसरी तरफ बेटी की हेरिडिटरी जो उसका हाँ, ऑप्शन भी आ वो रहा चला है। जाता है और उनमें से भी कोई नहीं होता तो आम जनता में से हो जाता है। हम लोग जहाँ पर मैनेजमेंट है, जिन वक्फों में मैनेजमेंट काम करता है, उस मैनेजमेंट के मुतवल्ली या सदर या सेक्रेटरी जो भी हैं, उनकी अगर डेथ हो गई है और उसकी जगह कोई नया अपॉइंटमेंट, इलेक्शन नहीं हुआ है कोई आम जनता में, तो और एक भी आदमी कोई उसका बचा हुआ है, तो मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी एक मेंबर है, चाहे वो सबसे आखिरी मेंबर है, और वो भी किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो हमारे यहाँ तरीका ये है कि हम एक कमेटी बनाते हैं, उसको रजिस्टर में अपने एक जलसा आम करके कमेटी का इंतखाब कर लेते हैं। वो हम उसी कमेटी को लेके वक्फ बोर्ड में जाते हैं। वक्फ बोर्ड में वो उसका इंदराज होता है, दर्ज होती है। वो कमेटी तो बनाने का इख्तियार नमाजियों को या वहाँ के जिम्मेदार या आम आदमियों को है, तो वहाँ पे वो किया जा सकता है। इसमें यह भी है, कोई भी आदमी मुतवल्ली की कंडीशन नहीं है, जो भी कोई जिम्मेदार होगा उसका फोटो अपलोड होगा, उसी का नहीं, डिक्लेरेशन मुतवल्ली की है और जिम्मेदारी मुतवल्ली की है सारी बाद में। तो वो एक कमेटी बना ले मोहल्ले में, अगर कोई नहीं है तो। अच्छा, एक वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी तो जारी की हुई है रजिस्टर्ड करके, उस कमेटी में जहाँ मुतवल्ली का नाम आता है उसको उन्होंने खाली छोड़ रखा है। मैनेजमेंट कमेटी दे रखी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर वगैरह। तो वहाँ पर कमेटी ही मुतवल्ली होती है, पूरी इसकी जो कमेटी। मुतवल्ली की डेफिनेशन है उसको जरा सा देख लो। उसमें कमेटी और कॉर्पोरेशन, टोटल जो कमेटी है वही उसकी मुतवल्ली है। अच्छा, जो कमेटी में मैनेजमेंट आ रहा है, हाँ। जैसे आपने बताया जुनेद साहब ने कि उसका मैनेजर, सेक्रेटरी या अगर नहीं है तो कोई मेंबर भी हो सकता है। सबकी डेथ हो गई, कमेटी अगर होती है तो पूरी कमेटी ही मुतवल्ली कहलाती है। अच्छा, सबको बराबर के राइट है। वो कमेटी अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर आदमी को दे सकती है। मुतवल्ली की जो डेफिनेशन है इसमें 3I में, उसमें नीचे है एनी पर्सन, कमेटी और कॉर्पोरेशन फॉर द टाइम बीइंग मैनेजिंग और एडमिनिस्ट्रिंग एनी वर्क और वर्क प्रॉपर्टी। तो उसमें इंक्लूड है पूरी कमेटी। अच्छा, कमेटी जो है पूरी, अच्छा, वही मुतवल्ली है। हाँ, तो हमने ये देखा है कि मैनेजमेंट कमेटी वहाँ से अप्रूव होकर आई, उसमें मुतवल्ली वाले कॉलम को खाली छोड़ा हुआ है। तो जो कमेटी में ऊपर नाम आ रहा है, जो भी उसका मैनेजर है, सेक्रेटरी है, वो भी मुतवल्ली सेक्रेटरी उनके नाम प्रेसिडेंट, लिखे हाँ। हुए। तो तो अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर रखा उस लोगों ने, उस कमेटी वाले ने, हाँ, कि तो भाई मुतवल्ली जो में से ही हमारा होगा। सेक्रेटरी या हमारा अध्यक्ष जो है इसको इंतजाम करेगा, तो वो मुतवल्ली माना जाएगा। चलिए खैर, सवाल बहुत सारे हैं। रजिस्ट्रेशन की अभी बात आई थी जी कि प्रॉपर्टी इट शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। आज जो सवाल है वो सिर्फ हमारे पोर्टल पे इंदराज करने का। जो जैसे रजिस्टर्ड है, जो 3S अभी पढ़ा गया, अभी जो डिस्कशन में आया 3S,
कि उसमें कोई रजिस्टर्ड की नहीं बात कही गई, इसमें डॉक्यूमेंट डीड की बात कही गई है। तो इसमें यहाँ पर ये हो सकता है कि हम इसकी टेक्निकलिटी में ना जाएं, हाँ, टीपी एक्ट को ना करें। वैसे तो कानून में अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर हो रही है तो उसके ट्रांसफर होने के तरीके दिए गए हैं। सबसे पहले तो सेल डीड है, फिर वसीयत है, गिफ्ट है, दान है, या अल्लाह को प्रॉपर्टी वो करने है तो वक्फ है, वो किसी को मुतवल्ली बना के उसके थ्रू अल्लाह के नाम से वो कर दी जाती है। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ ये डीड भी कोई तैयार करके उसको दे दें कि फला तारीख की कोई डीड है, कोई डीड हमारा अनरजिस्टर्ड भी कोई डीड है, सादे कागज पे भी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम यहाँ इसके रेमेडी ये ले सकते हैं 3S में कि यहाँ रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है। वो बट टेक्निकलिटी बात है, जब बाद में आगे जाएगा जाएगा वो दिखा जाएगा। बाद में रजिस्टर करा, बाद में रजिस्टर हो सकती हो तो। हाँ उसको चलिए खैर, सवाल बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोग इतना लंबा वीडियो फिर परेशान भी होते हैं देखने में। हालांकि टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि काम की बातें हैं, कानून की बातें हैं। सवाल और भी आएंगे तो आगे भी इसी तरह से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, जहीर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।